इस हमारी सरकारें जो है आज की डेट में वो तो इजराइल के और अमेरिका के तलवे चाट रही हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सब उनके खिलाफ खड़े हो सके। उन्हीं के तो पैसे के ऊपर पल कर बड़े हुए मोदी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डंडा अमेरिका से अब हमारे सर पे बरसने वाला है। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ट्रम्प थोड़े मूडी हैं और जो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अब टैरिफ लगेगा तो भारत और जो अमेरिका के बीच जो है टैरिफ को लेकर टकराव होगा। अब हमने इनडायरेक्टली माय बाप माना है। वो अमेरिका अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। थप्पड़ मारने से बात नहीं आते और एक एक करके चोट देते चले जाते हैं। ये भी एक तरीका है साहब, बात मीठी मीठी करो लेकिन गला काट दो साहब। ये ट्रम्प इंडिया के साथ करीब पिछले 1.5 साल से करते आए हैं। पर 5% टैरिफ लगाया जाएगा और सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश फिलहाल भारत है, तो भारत पर 500% टैरिफ पक्का है। हड्डियां तोड़ देने वाला बोन क्रशिंग कानून तैयार किया। मोदी तो फंसे हैं, अजय शंकर गायब है। अमेरिका के 500% टैरिफ के खतरे ने भारत में चीखों पुकार मचा दी। हम बात करेंगे अमेरिका भारत के ऊपर 12.5% का प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज करने जा रहा है। जी 12.5% का, और ये काफी बड़ा मेरे को लगता है कि पनिशमेंट आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे अब तो महसूस होना शुरू हो गया कि चीजें जो हैं एक किस्म से ट्रिकी हो रही हैं। ट्रम्प इंडिया को एक बार फिर से पनिश करना चाहते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इंडिया को छोड़ना नहीं है। ऊपर से मीठी मीठी बात करो कि मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, दुनिया के बड़े लीडर हैं, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनसे मिलने को बेताब हूं और जब भी आएंगे मैं उनसे मिलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन उसके बाद तुरंत थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते साहब। थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते और एक एक करके चोट देते चले जाते हैं। ये भी एक तरीका है साहब, बात मीठी मीठी करो लेकिन गला काट दो साहब। ये ट्रम्प इंडिया के साथ करीब पिछले 1.5 साल से करते आए हैं, खासतौर से अब जबकि वो प्रेसिडेंट बने हैं स्टैंडर के अंदर। इन 1.5 सालों में अब वो कहते हैं कि 12.5% जो कि सेक्शन 301 के अंतर्गत आता है इंडिया के ऊपर, चूंकि फोर्स्ड लेबर का यूज करते हैं ये लोग, तो उसके खिलाफ इनके ऊपर एक पनिशमेंट वाला टैरिफ लगाया जाएगा 12.5% का। टैरिफ वापस पिक्चर में आ जाता है और 12.5% 60 कंट्रीज का पूरा ये लेखा जोखा है। और उसमें से करीब अभी जो मेरा हिसाब है इसमें कि 54 देशों के ऊपर 54 कंट्री के अंदर 12.5% का ये प्यूनिटिव टैरिफ लगाया जा रहा है। अच्छा, खास बात है इसके अंदर कि ये जो टैरिफ है ना, इसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो 301 के अंदर जो सेक्शन है उनका यूएसटीआर का, उसमें इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार को लग गया साहब तो फिर कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, ऑर्डर देगा, तभी हटेगा, अदरवाइज नहीं हट सकता। वही कमेटी बैठेगी, देखेगी कि इंडिया ने फोर्स लेबर का यूज कम कर दिया, तो तब उसके बाद ये सारा का सारा मसला जो है सॉल्व होगा। अदरवाइज 12.5% का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 10% ड्यूटी है तो ये सब 22.5% ड्यूटी हो जाती है। और इंडिया का बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है और ये स्वीपिंग चेंज आएगा इसमें, मतलब एक चीज में नहीं, पूरे के पूरे 100% गुड्स के ऊपर 12.5% का प्यूनिटिव टैरिफ आ जाएगा इंडिया के ऊपर। तो ये मोदी को परेशान कर रहा है। सरकार कह रही है कि ये गलत है, आप हमसे पहले बात करो, उसके बाद करो, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन क्या ट्रम्प सुनने को तैयार है? क्या ट्रम्प सुनने को तैयार है? नहीं। और वैसे भी क्या इस हमारी सरकारें जो है आज की डेट में वो तो इजराइल के और अमेरिका के तलवे चाट रही हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सब उनके खिलाफ खड़े हो सके। उन्हीं के तो पैसे के ऊपर पल कर बड़े हुए मोदी जी। अमेरिका की फंडिंग के ऊपर तो मोदी जी पल बढ़कर बड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये दया किसकी थी? अमेरिका की तो दया सारी की सारी, और किसकी है? अदरवाइज सारे मोदी जी को जो सैर करवाई अमेरिका की या बाकी जगह की, जो वहां की क्या कहते हैं CIA करवाती रही है, तो सबको पता नहीं वो तो कैसे करवाई गई। इस बीच में मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से प्रॉब्लमेटिक हो गई न्यूजीलैंड में, और मोदी जवाब तो देते नहीं। नॉर्वे के अंदर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वो भाग गए थे वहां से। लेकिन न्यूजीलैंड में और भद पिट गई। सामने जो फॉरेन सेक्रेटरी बैठे थे तो उनसे पूछा गया मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो लेडी ने पूछ लिया, उनकी हालत खराब हो गई। जवाब क्या दिया सुनिए। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठा सकता। ये आंसर है फॉरेन सेक्रेटरी का इंडिया के। मतलब ये चापलूस कौन है भैया? ये सिविल सर्वेंट है या चापलूस है या उनके पर्सनल सर्वेंट है? वो बेहद सफल राजनेता है, बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। और मैं इसमें थोड़ा सा आपको संदर्भ देना चाहूंगा। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी प्योर इंडियन पॉलिटिशियन है। आमतौर पर इंडियन पॉलिटिशियन अपने वोटर से सीधे संपर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि भारत का ज्यादा करके जो वोटर है वो गांव में रहता है और वो सीधे बात करना पसंद करते हैं। उन्हें ऊपर से समझाया जाना पसंद नहीं है और बिचौलियों की जरिए बात पहुंचाने उन्हें पसंद नहीं है। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर न्यूजीलैंड में या नॉर्वे में पूछा गया था वो बिचौलिया है या मीडिया है? मीडिया को बिचौलिया बना दिया, दलाल बना दिया इसने। मुझे लगता है कि भारत के, मैंने कहा कि जितने फॉरेन सेक्रेटरी जो बाकी जो बन के बैठ जा रहे हैं ना, उनकी दिमाग भी खराब हो चुका है और वो चापलूसी के अंदर इसमें मस्त है। उन्हें उनको अपनी नौकरी बचानी है। फिर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वोटर से सीधे कम्युनिकेशन करने की कला में महारत हासिल की है और ऐसा लगता है कि तरीका उनके लिए प्रभावी रहा है। अब तीसरी बार चुने गए हैं और सबसे लंबे सेवा काल के लिए वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और आप रामायण सुनाने में लग गए कि उनको डायरेक्ट एक्शन पसंद है, डायरेक्ट बातचीत। अच्छा, ये हुआ तो उसके बाद जिस लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, पत्रकार ने, हेली लैंग उनका नाम है, वो कहती है बड़ा दिलचस्प जवाब था, ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट डाला, बड़ा दिलचस्प जवाब था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर टाउन हॉल जैसे प्रोग्राम्स में लोगों से मिलते हैं और उनकी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जुड़े सवालों के जवाब देते होंगे। प्रधानमंत्री कब किससे मिलते हैं, कब किसके सवालों के जवाब दिए उन्होंने? फिर कहते हैं मैंने उन्हें जमीन के स्तर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सीधे कम्युनिकेट करते नहीं देखा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए। ये वो थप्पड़ था साहब
जो फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़िए मोदी को ही भारी पड़ेगा। ये वो थप्पड़ था एक्चुअली, यही सच बात है, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये आदमी मोदी जहां जाता है दुनिया में हमारी बदनामी कराता है। क्या है ना कि जिस आदमी को बोलने की शायद समझ नहीं है और टेलीप्रॉम्प्टर रख के बात करता है, तो नेचुरली आप सोच सकते हो कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या जवाब देगा। उसे पता नहीं कि सामने से क्वेश्चन आएगा तो उसको जवाब क्या देना है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए कि वो जवाब दे सके। उसके पास वो बुद्धि नहीं है, वो विजडम नहीं है कि जो जवाब दे सके, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो जवाब दे सके। ये वो कड़वा सच है जो कोई बोलना नहीं चाहता और हम बोलते हैं। सब अपनी जगह पे है, लेकिन एक बहुत बड़ा डंडा अमेरिका से अब हमारे सर पे बरसने वाला है। जो अमेरिका, जहां भारत पूर्ण रूप से सरेंडर है, जिस अमेरिका को हमने इनडायरेक्टली माई बाप माना है, वो अमेरिका अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इसे हड्डियां तोड़ देने वाला बोन क्रशिंग कानून तैयार किया। मोदी तो फंसे हैं, जयशंकर गायब है। क्या है खबर? खबर है रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा भारत पर 500% टैरिफ। नया कानून तैयार, जिससे सीनेटर ब्रू मेंडलथल ने हड्डियां तोड़ने वाला यानी बोन क्रशिंग प्रतिबंधन बताया था। हालांकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार नए संशोधित बिल में इन कड़े प्रावधानों को थोड़ा नरम किया गया है, ताकि इसके सटीक विवरण अभी आने बाकी है। बिल में एक प्रावधान भी रखा है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी देश को छूट देने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में है, तो वह उस देश को 180 दिनों की, मात्र 180 दिनों की विंडो अस्थायी छूट विवर दे सकते हैं। इस विधेयक को अमेरिकी सीनेट में व्यापक समर्थन हासिल है और 84 सीनेटर, 84 सांसद सह प्रायोजक, को स्पॉन्सर्ड है इस बिल के। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वह रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर लाने के मकसद से इस बिल पर विचार कर रहे हैं। यह कानून सीधे तौर पे भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है। टाइम में फिर से न्यूज निकल करके आ रही है कि अमेरिका में इस प्रकार के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी मिलेगी। जो भी देश ऐसे हैं जो रसिया से तेल या गैस का आयात करते हैं, उन पर 5% टैरिफ लगाया जाएगा और सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश फिलहाल भारत है, तो भारत पर 500% टैरिफ पक्का है। अब ये लग सकता है या नहीं लगेगा, किस प्रकार की मंजूरी मिली है, ये सारा हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। 5-6 महीने पहले मुझे पता है आपने कवर किया होगा, लेकिन अगर भूल गए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से रिवीजन भी करने वाले हैं। तो टैरिफ लगेगा, ये बात तय है, क्योंकि पहले भी हम काफी टैरिफ दे ही रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद जो है भारत का और जो अमेरिका का व्यापार है वो काफी जो है उथल पुथल मच जाती है। खास करके हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिकन मार्केट्स में जाती हैं और इतनी महंगी हो गई कि भाई व्यापारी जो थे वो बहुत ज्यादा घाटे में चले गए। जैसे प्लास्टिक्स वगैरह के हैं और भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह हैं, बहुत सारी मेडिसिन हमारे यहाँ जहाँ से जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई और भी बहुत अन्य प्रकार की चीजें हैं, उनका इंपोर्ट जो है, जो मतलब अमेरिका जो हमसे इंपोर्ट कर रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि बहुत महंगी हो गई उस मार्केट में जाकर के। तो यूएस के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने बोला है कि एग्रीमेंट रीच, मतलब पहुंच चुका है लगभग, यहाँ पर कहाँ पर, रसिया सैंक्शंस बिल को पास करवाने की बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। ये यहाँ पे बात की जा रही है। 4 अमेरिकी सेनेटर्स ने इस बात को जो है पुष्टि किया है और वाशिंगटन यूक्रेन युद्ध को लेकर के मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। हम सबको पता है कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो भारत को ध्यान में रख करके या किसी अन्य देश को ध्यान में रख करके नहीं लगाया, तो वो लगाया जाता है रसिया को ध्यान में रख करके, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि जो रूस तेल बेचता है और उससे जो पैसा प्राप्त करता है, उस पैसे से हथियार खरीदता है, हथियार बनाता है और वो यूक्रेन के खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और भारत पर खास प्रकार का उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि भाई जब से रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तो भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अचानक से 2% से बढ़ा करके हम 40 से 45% तक ले आए। ऐसा क्यों किया गया है, ये बहुत सारे प्रश्न जो है भारत से पूछे गए थे। तो देखो हम तो यही कहते हैं भाई सस्ता जहां से मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, तुम उतने दाम में दे दो हमें तो हम तुमसे खरीद लेंगे, लेकिन अमेरिका इतने सस्ते दामों में दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से व्यक्ति हैं, इनके नाम आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये इन्होंने बोला है कि जल्द ही संशोधित विधेयक को पेश किया जाना है और इसकी उम्मीद भी लगाई गई है। इस सैंक्शंस में होता क्या है, देखो जो भी तेल गैस वगैरह आयात करते हैं रसिया से, उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कि राष्ट्रपति, जो यूएसए के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको यह अधिकार होता है कि किसी देश को वो चाहे तो 180 दिनों की मोहलत या एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत को ये समय मिलेगा, तो हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ट्रंप थोड़े मूडी हैं और जो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अब टैरिफ लगेगा तो भारत और जो अमेरिका के बीच जो है टैरिफ को लेकर टकराव होगा। अब देखो बात कर ले अगर कि कब और कितना तेल हमने रूस से खरीदा है। 2022 से पहले हम लगभग 2% खरीदते, समझ रहे हैं कि उसकी भाई चिंता भी ऐसी है कि क्या ही हुआ ही, ये देख लो हम जो है 2025 से 26 तक औसतन जो तेल खरीद ले वो 35 से 40% है। हालांकि महीने के अनुसार उतार चढ़ाव होता आया है। देखो इन सब से अमेरिका का कहना है कि तुम फंडिंग कर रहे तरीके से इंडायरेक्टली युद्ध को। हमारा कहना यहाँ पर ये कि सस्ता दे रहा है, पहले वो महंगा देता था तो हम कम खरीदते थे, उसने जो है धीरे धीरे सस्ता किया तो हमने ज्यादा खरीद लिया। बस हमारे लिए इतना ही है मायने रखता है, बाकी वो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। क्यों, जब हम वहां से कच्चा तेल आयात करके लेकर आते हैं, कम दाम में मिलता है तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। इंपोर्ट कम हो जाता है, एनर्जी में कम खर्च होता है और चीजों का आवाज जो है, अगर तेल महंगा होगा तो हर चीज, गैस महंगी होगी तो हर चीज महंगी हो जाती है, वो सब कुछ सस्ता
जाता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो भारत प्रतिदिन 5.55 मिलियन बैरल तेल, कच्चा तेल खरीदता है। हर दी की बात कर रहे हैं, इसमें से 1.8 से लेकर के 2.2 बैरल प्रतिदिन रूस से आता है। समझ रहे इसमें से इतना हम लगभग 45 to 50% आसपास हम कहां से खरीद रहे हैं? रसिया से खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता हमारे लिए है वो कौन है? वो रूस है। तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर आप इसको जो है कन्वर्ट करना चाहे तो एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर्स, और जो है यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन बैरल्स, मतलब यहाँ पर है 10 लाख बैरल प्रतिदिन। तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कितने तेल का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? 140 करोड़ की आबादी है, मिनिमम लोगों के घरों पे एक गाड़ी होती है, मिनिमम। किसी घर पर 2 हैं, किसी के घर पर 3 हैं। इसके अलावा सरकारी बसें चलती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के व्हीकल्स हैं जो दिन प्रतिदिन में चलते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, वो भी चलते हैं। हर जगह जो है तेल और गैस का जो है इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है इतना तो हम यूज कर ही लेंगे, और भी बहुत सारी प्रकार की चीजें हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विद यूएस के साथ हम क्या क्या चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। ये सारा हमारा हो जाता है जो हम अमेरिका, देखो लिखा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूएस, हम जो यहाँ से वहां भेज रहे थे, इसी पर लगता है 500% टैरिफ। और ये चीजें जब वहां पर पहुंचती हैं तो महंगी हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर पहले $100 की थी, 500% टैरिफ लगेगा तो वो $500 और ऐड होंगे, और ये हो जाएगी टोटल $600 की। आप समझिए कि कितना ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहुंचेंगे तो बिकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई फायदा है ही नहीं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स जो है थोड़े सस्ते हैं, इसी वजह से लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स हमारे हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइसेस होगी, टेक्सटाइल हो गया, अपीयरेंस हो गया, ऑर्गेनिक और केमिकल्स, ये सारा हम यहाँ से वहां भेजते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं यूएसए से। तो क्रूड ऑयल बहुत कम करते हैं क्योंकि भाई ये बहुत महंगा बेचता है। दूसरा है मशीनरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, ज्यादा टेक्निकल चीजें खरीद रहे हैं वहां से हम। इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया एंड इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, और केमिकल और फर्टिलाइजर्स भी हम खरीद करके लेकर के आते हैं। कहां से? यूएसए से। अब बात करते हैं इंडिया के ट्रेड रिलेशंस विद रसिया के साथ हमारे क्या संबंध है भाई, वो देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जो है रसिया, हम इंडियंस जो है रसिया से यहाँ से वहां क्या जा रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पार्ट्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, एल्यूमिनियम एंड स्टील प्रोडक्ट्स हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंपोर्ट फ्रॉम रसिया टू इंडिया, हम रसिया से अपने यहाँ पर क्या लेकर के आ रहे हैं? क्रूड पेट्रोलियम है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट्स है, कोल है, फर्टिलाइजर्स है, प्रीशियस मेटल्स है, वो सारे हम खरीद करके लाते हैं। अब देखो बीच में फंस गया। जब इस प्रकार का टॉपिक होता है तो भारत को सोचना पड़ता है कि करें क्या। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ हो जाता है रसिया, जिससे हमारे डिफेंस डील बहुत सारे हैं, तेल वगैरह आयात करते हैं। दूसरी तरफ हो जाता है अमेरिका, इससे हमारे कोई संबंध खराब नहीं है। जैसे बीच में आया था कि यूएसए के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, चीन के साथ हम व्यापारिक समझौते बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना बनेगा? तो हमने सीधी मना किया था भाई यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना से हमारा युद्ध हुआ है, यूएसए से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।